वेलकम ऑन स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। आप सभी को नमस्कार। हाजिर हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को पिछली बार हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए कुछ संगठन, कुछ देश उभरे हैं, जिनमें यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल थे। हालांकि दक्षिण एशिया भी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर सकता था। यहाँ का अपना एक क्षेत्रीय संगठन है जिसे दक्षेश या सार्क कहा जाता है, किंतु दक्षेश सार्क जो है वो वर्तमान में निष्क्रिय है, निष्प्रभावी है, जिसके चलते यह सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में नहीं उभर पाया है। दक्षिण एशिया में भारत भी आता है। भारत की दक्षिण एशिया में क्या भूमिका है, दक्षिण एशिया में भारत का क्या महत्व है, इसको इंगित करने के लिए एनसीईआरटी ने इसे पृथक अध्याय, एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ाने का निर्णय किया है। तो चलिए हम देखते हैं अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया। सबसे पहले किताब का परिचय हम देखते हैं। इस पाठ का क्या परिचय है। शीत युद्ध के दौर में विश्व फलक पर हुए बदलाव के बाद अब हम नजर अपने क्षेत्र की ओर मोड़ते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो शीत युद्ध आरंभ हुआ और शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियां, एक अमेरिका, दूसरी सोवियत संघ रही। ऐसे में विश्व में कई परिवर्तन हुए। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए और ये दोनों ही देश परमाणु संपन्न बनकर विश्व में परमाणु संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठ गए। अचानक विश्व का ध्यान इन क्षेत्र की ओर गया। दक्षिण एशिया के महत्व अत्यधिक बढ़ गया। दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया। हालांकि दक्षिण एशिया के देशों की अपनी समस्याएं हैं। यहाँ पर सीमा विवाद और नदी जल बंटवारे की समस्याएं हैं। साथ ही साथ विद्रोह, जातीय संघर्ष एवं संसाधनों के बंटवारे को लेकर भी यहाँ पर झगड़ा होता रहता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि दक्षिण एशिया का यह क्षेत्र अत्यधिक खतरे वाला है और संवेदनशील इलाका है। वहीं कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि दक्षिण एशिया परस्पर सहयोग करे तो यह एक विकासशील, विकसित और समृद्धशाली देश बन सकता है। दक्षिण एशिया में अपनी समस्याएं हैं। यहाँ की राजनीतिक घरेलू समस्याएं हैं जो कि यहाँ की राजनीति के मिजाज को एक नया रूप देती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्या है दक्षिण एशिया और दक्षिण एशिया में राजनीतिक तौर पर क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे यह विश्व को प्रभावित करती है। साथ ही इस अध्याय में हम जानेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ की क्या समस्याएं हैं और दक्षिण एशिया के अलग अलग देशों की क्या राजनीतिक परिस्थितियां हैं, दक्षेश सार्क क्या है और दक्षिण एशिया के अन्य देशों के भारत के क्या साथ संबंध है। चलिए अब हम देखते हैं दक्षिण एशिया क्या है। देखिए, क्रिकेट मैच का जब आयोजन होता है, खासतौर पर भारत पाकिस्तान के जब मैच होते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों ही देशों में, भारत पाकिस्तान में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत पाकिस्तान के मैच जब जब आयोजित होते हैं तब तब यहाँ के लोग एक दूसरे देश में जाते हैं, जहाँ पर इनका काफी गर्मजोशी और आदर सत्कार किया जाता है। कुछ ऐसा ही हाल दक्षिण एशिया के अन्य देशों का है। दक्षिण एशिया के देशों में सद्भाव और शत्रुता, आशा निराशा, परस्पर शंका और विश्वास एक साथ बसते हैं। वास्तव में दक्षिण एशिया भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव को इंगित करने वाला एक पद व्यवहार है। इन सातों देशों के लिए ही दक्षिण एशिया
का संबोधन किया जाता है। दक्षिण एशिया क्या है? तो एशिया के दक्षिण क्षेत्र में बसा क्षेत्र ही दक्षिण एशिया कहलाता है। अर्थात एशिया महाद्वीप के दक्षिण और जो क्षेत्र आता है उसे दक्षिण एशिया कहते हैं। दक्षिण एशिया में 7 देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। इन 7 ही देशों के अतिरिक्त अफगानिस्तान और म्यांमार को भी दक्षिण एशिया का अंग माना जाता है। हालांकि इस पुस्तक में हम उपरोक्त 7 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव के बारे में ही अध्ययन करेंगे। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। 8वां देश है जो कि दक्षिण एशिया में शामिल हुआ है। वर्ष 2005 में दक्षेस का जब 13वां शिखर सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था तब अफगानिस्तान को शामिल करने हेतु सहमति बनाई गई थी, किंतु वर्ष 2007 में जब नई दिल्ली में 14वां शिखर सम्मेलन हुआ तब दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया है। म्यांमार भी दक्षिण एशिया में ही आता है। कुछ विद्वान म्यांमार को भी दक्षिण एशिया का क्षेत्र मानते हैं, लेकिन म्यांमार को कब दक्षिण एशिया में शामिल किया जाएगा यह कह पाना मुश्किल है। वर्तमान में हम इन्हीं 7 देशों के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हैं इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम भौगोलिक विशेषता देखते हैं। दक्षिण एशिया में भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती है। इसके उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दक्षिण में हिंद महासागर है, वहीं पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है, जो कि इसे एक भू विशेषता प्रदान करती है और भौगोलिक रूप से विशिष्ट बनाती है। नंबर 2, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं। दक्षिण एशिया के देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं भरी पड़ी हैं। यह विविधताओं वाला क्षेत्र है। यहाँ पर अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं जो इसे एक अलग रूप प्रदान करती है। आर्थिक विशेषता। दक्षिण एशिया में काफ़ी आर्थिक विषमता है। यह एक विकासशील राष्ट्र है। चलिए अब हम देखते हैं दक्षिण एशिया की राजनीतिक स्थितियां कैसी है। यहाँ पर जो राजनीतिक स्थितियां हैं वह स्थायी नहीं है। कहीं पर लोकतंत्र है तो कहीं पर सैन्य तंत्र भी रहता है। समय समय पर लोकतंत्र और सैन्य तंत्र स्थापित रहता है। कहीं पर राजतंत्र है तो कहीं पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। इन सभी का हम विस्तार से बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भारत को देखते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ब्रिटेन से आज़ादी के उपरांत आज तक भारत में लोकतंत्र कायम है। हालांकि लोकतंत्र के बारे में दूसरी किताब में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद भारत में लोकतंत्र कैसा रहा है इस पर एक अलग से किताब जो दूसरी किताब है उसमें विस्तार से चर्चा की गई है। श्रीलंका सन 1948 में आज़ाद हुआ। 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक श्रीलंका में स्थायी तौर से लोकतंत्र कायम है। बांग्लादेश पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से मिलाकर एक नया देश बना था पाकिस्तान, जो कि सन 1971 में टूट गया और बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। शीत युद्ध के दौर के बाद से बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित है। वर्तमान में शेख हसीना वाजिद यहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का नेतृत्व कर रही हैं। पाकिस्तान सन 1947 में 14 अगस्त 1947 को बना भारत से अलग होकर। पाकिस्तान में समय समय पर लोकतांत्रिक और सैन्य सरकारें रही है। यहाँ पर 1956 संविधान के निर्माण के बाद जनरल अयूब खां के हाथों में शासन रहा। फिर आया खां
यहाँ के प्रमुख बने। कुछ समय बाद जुल्फिकार अली भुट्टो, जियाउल हक, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ। 1999 में पुनः परवेज मुशर्रफ ने सैन्य शासन दिया। 2008 तक सैन्य शासन रहा और अब लोकतंत्र यहाँ पर रहा है। तो शीत युद्ध के दौर के बाद जो है पाकिस्तान में सेना शासन और लोकतंत्र दोनों ही साथ साथ चले हैं। नेपाल की बात करें तो 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र रहा। वर्ष 2008 से यहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई है। भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों से भूटान ने भी सबक लिया। यहाँ पर वर्ष 2007 से संवैधानिक राजतंत्र अपनाया गया है। 2007 भूटान एक ऐसा देश है जहाँ के राजा, जिनको हम नरेश कहते हैं, जिग्मे वांगचुक ने स्वयं आगे रहकर अपने राजपद को त्यागना की इच्छा जाहिर की और राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र स्थापित करने को कहा। वर्ष 2008 में यहाँ का एक संविधान बनाया गया जिसके तहत भूटान में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश कहा जाता है। मालदीव 1968 तक सल्तनत थी। यहाँ पर 1968 तक सल्तनत काल रहा। 1968 में यह एक गणतांत्रिक देश बना। 1978 में पहली बार यहाँ पर राष्ट्रपति चुनकर आए। अब्दुल गयूम राष्ट्रपति बने। वर्ष 2005 में मालदीव की संसद में बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। जनता ने बहुदलीय लोकतंत्र के लिए भारी जनमत किया, मतदान किया। 2018 में यहाँ पर चुनाव हुए जिसमें मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई। एमडीपी का मालदीव की राजनीति में बहुत गहरा प्रभाव है और एमडीपी की यहाँ पर सक्रिय भूमिका है। दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में, दक्षिण एशिया के देशों में लोकतंत्र की बहाल रही है। यहाँ पर लोकतंत्र को जनता चाहती है। दक्षिण एशिया के 5 बड़े देशों में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चुनना चाहती है जनता। हाल ही में यहाँ के 5 बड़े देशों में एक सर्वेक्षण कराया गया जिसमें जनता ने लोकतंत्र की वकालत करते हुए प्रतिनिधिमूलक सरकार की बात कही। हालांकि इन देशों में समय समय पर लोकतंत्र और सैन्य शासन रहा है, फिर भी जनता में लोकतंत्र के लिए एक अलग ही उत्साह देखा जाता है। उनमें जज्बे की बहाल जज्बा बहुत ज़्यादा है और लोकतंत्र को लेकर यहाँ के जनता चाहती है कि दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों में लोकतंत्र कायम रहे। हालांकि माना जाता है कि लोकतंत्र धनिक देशों में ही प्रचलित किया जा सकता है और जहाँ पर धनिक देश हैं वहाँ पर लोकतंत्र अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन दक्षिण एशिया के इन देशों ने बताया है कि गरीब होते हुए भी ये देश भी लोकतंत्र का सफलतापूर्वक संचालन कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इन देशों की राजनीतिक स्थिति क्या रही है। बारी बारी से हम सभी देशों में राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैनिक शासन। पाकिस्तान सन 1947 में विश्व नक्शे पर उभर कर आया। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन किया गया और पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाकर एक नया देश पाकिस्तान बनाया गया। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान का जो इलाका है वर्तमान में बांग्लादेश बन गया है और अब पश्चिमी पाकिस्तान ही पाकिस्तान रह गया है। आज़ादी के पश्चात यहाँ पर लियाकत अली खां प्रधानमंत्री बने जबकि मोहम्मद अली जिन्ना देश के राष्ट्रपति बने। आज़ादी के पश्चात जब संविधान सभा ने पहला संविधान बनाया तो जनरल अयूब खां 1956 में पाकिस्तान के प्रमुख बन गए। कुछ समय पश्चात जनरल अयूब खां का तख्ता पलट कर दिया गया और जनरल
अय्या खां देश के प्रमुख बने। अय्या खां के शासनकाल के दौरान 1971 में बांग्लादेश संकट उत्पन्न हुआ और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र बना, जिसके बाद यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार चुनी और जुल्फिकार अली भुट्टो देश के प्रधानमंत्री बने। किंतु कुछ समय पश्चात ही सन 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को गिरा दिया गया और जियाउल हक 1977 में पाकिस्तान के प्रमुख बन गए। जियाउल हक अपने शासनकाल को आगे बढ़ाते, इसके पहले जनता ने सन 1982 में ही जियाउल हक का विरोध करना चालू कर दिया। पाकिस्तान में आंदोलन और विद्रोह हुए। देखते ही देखते सन 1988 आते आते जियाउल हक को अपने पद से हटना पड़ा और लोकतांत्रिक तरीके से पुनः बेनजीर भुट्टो देश की प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ आपस में सरकार चलाते रहे। सन 1999 में पुनः लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिरा दिया गया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को निर्वाचन के माध्यम से राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया। 2008 तक परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने रहे। वर्तमान में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है। 2008 के बाद पुनः बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री रहे। वर्तमान में देश का प्रधानमंत्री कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पाकिस्तान में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो ये था पाकिस्तान का एक राजनीतिक तरीके से लोकतंत्र और सैनिक शासन। पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों स्थापित नहीं रह पाता है, पाकिस्तान में क्यों समय समय पर सैनिक शासन आ जाता है, इसका अध्ययन भी करना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं रह पाता है, जिसका हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। नंबर 1, पाकिस्तान में जो है धर्मगुरु, सैनिक एवं अभिजन भूस्वामियों का वर्चस्व रहता है, जिसके कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है। आइए हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों स्थायी नहीं रह पाता है। नंबर 1, धर्मगुरुओं का वर्चस्व। पाकिस्तान एक कट्टर धर्म वाला देश माना जाता है। यहाँ पर धर्मगुरुओं का वर्चस्व है, धर्मगुरुओं का बोलबाला है और धर्मगुरु नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर स्थायी तौर से लोकतंत्र रहे, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार सभी का समान रूप से ख्याल रखती है, जबकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ समय समय पर काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिख समुदाय से समय समय पर दुर्व्यवहार किया जाता है, इन्हें काफ़ी अपमानित किया जाता है। सॉरी, पिछले कुछ समय में हमने देखा कि सिख समुदाय के काफ़ी लोगों को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया है। कुल मिलाकर धर्मगुरु नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र में यहाँ पर स्थायित्व रहे। नंबर 2, भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध। भारत पाकिस्तान संबंध सदैव तनावपूर्ण रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच तनातनी रहती है। आम तौर पर भारत पाकिस्तान कभी भी अच्छे संबंध नहीं स्थापित कर पाए हैं। भारत के आज तक 5 युद्ध हुए हैं, जिनमें से 4 युद्ध केवल पाकिस्तान के साथ ही हुए हैं। सन 1947-48 में युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान हारा, 1965 में युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान हारा, 1971 में युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश अलग बन गया और इसके बावजूद पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई। 1999 में भी पाकिस्तान की हार ही हुई है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत का 5वां युद्ध किसके साथ और कब हुआ है। नंबर 3, सेना पर अधिक विश्वास। पाकिस्तान की जनता सेना पर अत्यधिक विश्वास करती है। सेना ही युद्ध लड़ती है।
सैनिक समुदाय, सैनिक समूह यह बताते हैं जनता को कि सेना के दम पर ही पाकिस्तान आज तक बचा हुआ है, नहीं तो भारत उसको कब का ही जीत लेता। सेना ही युद्ध लड़ती है और सेना के दम पर ही पाकिस्तान बचा हुआ है। सेना की इस बात को जनता मानती है और जनता सेना पर अत्यधिक विश्वास करते हुए सैन्य शासन के साथ चली जाती है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय दबाव का अभाव। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित न रहने का कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव का अभाव भी है। पाकिस्तान पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं आता है। जब जब लोकतंत्र घायल होता है या लोकतंत्र का कुचल दिया जाता है, तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर दबाव नहीं बनाया जाता है। जबकि सन 1975 में जब भारत में आपातकाल लगाया गया तो कई महाशक्तियों ने भारत में लोकतंत्र स्थापित करने हेतु दबाव बनाया। खासतौर पर अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत पर दबाव बनाया, जिसके चलते 18 माह में ही भारत से आपातकाल हटा लिया गया। 1977 में आम चुनाव कराए गए। नंबर 5, चमत्कारी नेताओं का अभाव। पाकिस्तान में चमत्कारी नेताओं का अभाव है। लियाकत अली खां और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे देश में नेतृत्वकर्ता नहीं रहे हैं। इसके विपरीत हम भारत की बात करें तो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान में नरेंद्र मोदी ऐसे चमत्कारी व्यक्तित्व रहे हैं जो कि जनता को सभी बातें समझा लेते हैं। यहाँ पर सेना का दखल अंदाजी नहीं होता है। सेना का काम है देश की सुरक्षा करना और नेताओं का काम है देश की सरकार को चलाना। नंबर 5, आतंकवादी गढ़। पाकिस्तान एक आतंकवादी गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर आतंकवाद और उग्रवाद दोनों साथ साथ रहते हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डा है। इसका सबूत वर्ष 2011 में मिला, जब 2 जून 2011 को ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एटमाबाद से मार गिराया गया था। तो पाकिस्तान में एक यह भी कारण है कि यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं रह पाता है। स्वतंत्र प्रेस और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। पाकिस्तान में स्वतंत्र प्रेस और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी है। इसके बावजूद यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं रह पाता है। नंबर 8, बड़े देशों का निजी स्वार्थ। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित न होने का एक कारण बड़े देशों का निजी स्वार्थ है। ये देश पाकिस्तान को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र कायम ना रहे। इस्लामिक कट्टरवाद। पाकिस्तान एक इस्लामिक कट्टरवाद है। यहाँ पर कई आतंकवादी संगठन हैं और पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। परमाणु संपन्न राष्ट्र होने के कारण विश्व को यह भय रहता है कि इन इस्लामिक आतंकवादियों के पास कहीं परमाणुविक हथियार न लग जाएं, जिसके चलते भी वह समय समय पर सैन्य शासन का समर्थन करते रहे हैं। नंबर 10, पश्चिमी हितों का संरक्षक। पाकिस्तान को पश्चिमी हितों का संरक्षक माना जाता है। पश्चिमी देशों को भय रहता है कि परमाणु हथियार यदि आतंकवादी संगठनों के हाथ में लग गए तो इससे काफी नुकसान हो सकता है, जिसके चलते पश्चिमी देश खासतौर पर अमेरिका पाकिस्तान में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र स्थापित नहीं रहने देना चाहता है। इन सब के बावजूद पाकिस्तानी जनता का जज्बा देखने को ही मिलता है। यहाँ पर आज भी जनता लोकतंत्र के समर्थन एवं पक्ष में खड़ी हुई रहती है। वह सदैव से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का समर्थन करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था हमारा आज का वीडियो समकालीन दक्षिण एशिया। यह इस अध्याय का पहला भाग था। दूसरे भाग में हम देखेंगे बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैन्य शासन कैसा रहा है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर,
और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को इसी समय झटपट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नई वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। अब आप आज के प्रश्न नोट करें। प्रश्न क्रमांक 1, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए? भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए? प्रश्न क्रमांक 2, पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कब किए? नंबर 3, कारगिल युद्ध कब हुआ? नंबर 3, कारगिल युद्ध कब हुआ? नंबर 4, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं? आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जाते जाते आप सभी से एक अपील, कोरोना वायरस महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, कोविड-19 का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इन सब से बचाव के लिए हमें SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। मास्क सदैव पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर से अपने हाथ बार बार धोएं, सुरक्षित रहें, सफलतापूर्वक अपना जीवन जिएं, नियमित और निरंतर रूप से अपनी पढ़ाई करें, खुश रहें, खुश रखिए। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी से विदा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Airplane mode. Pause button.